जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पेपर 4 पार्ट ए यूनिट 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कल जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने वो देखा था कंसेप्ट ऑफ नेशन, राष्ट्र की अवधारणा। ठीक, उसमें हमने देखा था कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से नेशन को या राष्ट्र को डिफाइन किया था। ठीक, जो वेस्टर्न लोग थे, यूरोपियंस लोग थे, उन्होंने राष्ट्र को कोई अलग डेफिनेशन दी थी। जो इंडियन कंटेक्स्ट में हमने देखा था कि नेशन जो है, वो जो डेफिनेशन नेशन की दे रहे थे वो इंडियन कंटेक्स्ट में कुछ पॉइंट्स पर लागू नहीं हो रही थी। हमने देखा था इंडियन कंटेक्स्ट में भी कि नेशन का मतलब क्या होता है। तो कल तक की क्लास में हमने ये सारी चीजें देखी थी। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, अगर आप सिलेबस को देखें, ठीक है, तो सिलेबस में जो अगला टॉपिक इसमें आ रहा है आपका, ठीक, अगर आप सिलेबस अगर आपके पास हो तो उसमें ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ नेशन के बाद नेशन की पावर और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब एक राष्ट्र की पावर क्या होती है और उसके घटक या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब एक तरीके से आप मान लीजिए कि राष्ट्र के क्या क्या, मतलब एक राष्ट्र को राष्ट्र बनाते हैं। भाई, एक राष्ट्र को राष्ट्र बना रहे हैं तो उसके कुछ फैक्टर्स होंगे। ठीक, तो हमें इसमें पढ़ना है राष्ट्रीय शक्ति और उसके घटक, मतलब नेशनल पावर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नेशनल पावर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक, देखिए, नेशनल पावर या अगर हम राष्ट्रीय शक्ति की बात करें तो वो क्या हो, तो बेसिकली अगर बात किया जाए तो नेशनल पावर इज द एबिलिटी ऑफ वन स्टेट टू इन्फ्लुएंस अदर। अगर हम बात करें राष्ट्रीय शक्ति की, तो राष्ट्रीय शक्ति एक राज्य को द्वारा दूसरे राज्य को प्रभावित करने की क्षमता है। ठीक, मतलब कोई भी नेशन, ठीक है, नेशनल पावर क्या होती है, इट हैज द एबिलिटी ऑफ वन स्टेट टू इन्फ्लुएंस अदर, मतलब एक राज्य दूसरे राज्य को प्रभावित करने की जो क्षमता होती है उसी को बोला जाता है नेशनल पावर। क्लियर? तो नेशनल पावर क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ वन स्टेट टू इन्फ्लुएंस अदर। अब इसमें भी कुछ लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है नेशन पावर को लेकर के। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेन्स्की, national power is the ability to influence the behavior of other nations according to its goal। देखिए, होता क्या है, ऑर्गेन्स्की के अनुसार उन्होंने बताया कि जो राष्ट्रीय शक्ति होती है, ठीक है, वो जो दूसरे राष्ट्र होते हैं, ठीक है, उनके आचरणों को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। ठीक, मतलब कि नेशनल पावर जो है वो दूसरे राज्य के, मतलब जो दूसरा स्टेट है, दूसरा राष्ट्र है, उसके आचरणों को, उसके बिहेवियर को देखते हुए अपने गोल को अनुसार, अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करना। ठीक है, मतलब देखिए, हर नेशन का अपना एक गोल होता है। ठीक है, अब दूसरे नेशन को अगर हमें अपनी ताकत दिखानी होती है तो ऑर्गेन्स्की का मतलब ये है कि दूसरे नेशन का जो बिहेवियर है, ठीक है, या उसकी जो आचरण है, उसको अपना लक्ष्य बना करके अपनी क्षमता को प्रभावित करना। ठीक, तो नेशनल पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर नेशंस अकॉर्डिंग टू इट्स गोल्स। क्लियर हुआ? अगला बात करें, अकॉर्डिंग टू मार्गेंथ्यू, power is a psychological relationship between those who exercise it and those on whom it is being exercised. It is the ability of the first to control some of the actions of the second by influencing his brain। ठीक, मतलब देखिए होता क्या है, मार्गेंथाउ के अनुसार, ठीक है, पावर जो है या शक्ति जिसे हम कहते हैं, ठीक, वो एक तरीके का एक मनोवैज्ञानिक संबंध है, मतलब एक साइकोलॉजिकल रिलेशन है। किसके किसके बीच में? जो पावर का क्रियान्वयन कर रहा है, मतलब जो पावर अपनी दिखा रहा है, और जिसके ऊपर वो पावर दिखा रहा है, उन दोनों के बीच में क्या है? साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप। आप बात समझिए, आप पावर किसी न किसी को दिखाओगे। भाई, पावर का क्या है? पावर मतलब आप दिखा रहे हो अपनी पावर। तो एक तरफ पार्टी आप हो जो पावर दिखा रहा है,
मतलब द वन हु एक्सरसाइज इट्स पावर, और दूसरा जो है जिसको पावर दिखा रहे हो, इन दोनों के बीच में जो साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप या मनोवैज्ञानिक संबंध होता है, इसी को शक्ति या पावर कहते हैं। क्लियर हुआ? अकॉर्डिंग टू मार्गेंथू। ठीक, इनके अनुसार जो पहला व्यक्ति है जो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, उसकी अपनी मस्तिष्क पर, ठीक, उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डालने की जो क्षमता है, वही पावर है। भाई देखिए आप क्या कर रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति ताकतवर है, ठीक है, तो वो सबसे पहले आपके ऊपर अपनी ताकत का प्रदर्शन करके आपको मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बीट करने की कोशिश करेगा। आप बात समझिए, जो पावरफुल आदमी होगा वो अपनी पावर दिखा करके लोगों को क्या करेगा, सामने वाले को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक, तो पावर एक्चुअली में है क्या, ये आपकी क्षमता है कि आप सामने वाले के दिमाग को कितना ज्यादा प्रभावित कर पा रहे हो। ठीक है, सामने वाले के मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर और उसको नियंत्रण करने की क्षमता, यही क्या है, यही पावर है। तो मार्गेंथू ने क्या कहा कि जो शक्ति या पावर होती है, ये एक साइकोलॉजिकल रिलेशन है, मनोवैज्ञानिक संबंध है। किसके किसके बीच में, जो पावर दिखा रहा है और जिसके ऊपर वो पावर दिखा रहा है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये प्रथम तथा द्वितीय के कुछ कार्यों को उनके मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर नियंत्रण करने की क्षमता है। ठीक है, तो उसके ऊपर मस्तिष्क पर उसके प्रभाव डालना। ठीक है, क्योंकि देखिए कई बार कहा जाता है ना, एक कहावत होती है कि मार से ज्यादा मार का जो डर है, ठीक है, वो ज्यादा काम करता है। ठीक, तो इसीलिए कई बार आप देखिए ज्यादातर लोग डराने की कोशिश करते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं। ठीक, क्योंकि वो अपनी पावर को आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाते हैं। क्लियर है? तो ये मार्गेंथ्यू ने कहा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू पैडलफोर्ड एंड लिंकन, this word is an indicator of the physical and military strength and power of the nation. ठीक, मतलब कि अब इन्होंने बताया, पेडलफोर्ड और लिंकन ने, कि ये जो शब्द है शक्ति, पावर, ठीक है, ये राष्ट्र की भौतिक और सैनिक शक्ति, फिजिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, और उसके सामर्थ्य का सूचक होता है। सामर्थ्य मतलब, भाई देखिए, सामर्थ्य का मतलब होता है उसकी कैपेबिलिटी। सामर्थ्य का मतलब होता है उसकी कैपेबिलिटी। ठीक है, ये पावर की जगह पर लिखिएगा कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, ये पावर की जगह पर लिखिएगा इसको कैपेबिलिटी। ये पॉइंट्स नोट करते चलिएगा, ठीक, कॉपी में या, ठीक है, कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो पैडलफोर्ड और लिंकन, इन्होंने क्या बताया कि जो पावर है, ठीक है, ये किसका सूचक है। एक तो आपकी भौतिक शक्ति, दूसरा आपकी सैनिक शक्ति, फिजिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, और आपकी सामर्थ्य, कैपेबिलिटी, उसका इंडिकेटर है एक पावर नेशन की। ठीक, तो नेशनल पावर इज द सम ऑफ पावर दैट अ स्टेट यूजेस टू फुलफिल इट्स नेचुरल इंटरेस्ट, सॉरी नेशनल इंटरेस्ट। देखिए, राष्ट्रीय शक्ति सामर्थ्य का वह योग है, ठीक है, जो एक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने हेतु उपयोग में लाया जाता है। क्योंकि देखिए कोई भी नेशन अपनी पावर कब दिखाएगा, अपने नेशनल इंटरेस्ट में दिखाएगा। ठीक, तो नेशनल पावर जो है, राष्ट्रीय शक्ति जो है, ये एक सामर्थ्य का योग भी है, सम ऑफ पावर, ठीक है, जो एक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों, ठीक है, की पूर्ति हेतु उपयोग में लाता है, टू फुलफिल इट्स नेशनल इंटरेस्ट। ये पैडलफोर्ड और लिंकन ने बोला। ठीक है, तो एक तरीके से कहा जाए तो नेशनल पावर है क्या, राष्ट्रीय शक्ति है क्या, किसी राष्ट्र के संबंध में अपने राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को सुरक्षित करने की क्षमता। मतलब कि जो उनके खुद के नेशनल इंटरेस्ट है, ठीक है, उनके खुद के गोल्स होंगे, ठीक है, उनके खुद के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उनको सिक्योर करने के लिए जो एबिलिटी होती है एक नेशन में,
वही उसकी राष्ट्रीय शक्ति है। याद रखिएगा, किसके लिए? अपने राष्ट्रीय हितों के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए। भाई देखिए, हमारे नेशन को क्या हमारा इंटरेस्ट है, हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, हमारा कुछ गोल्स होंगे। अगर हम अपने गोल्स और इंटरेस्ट को केपेबल तरीके से अगर हम डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी पावर कम हो जाएगी। तो पावर बेसिकली आपकी एबिलिटी डिफाइन कर रहा है कि भाई आप अपने राष्ट्रीय हितों के लिए कितने रक्षा कर सकते हो, आप अपने राष्ट्रीय हितों के लिए। तो लक्ष्य और उद्देश्य को सुरक्षित करने की क्षमता। ठीक, तो पेडलफोर्ड और लिंकन का समझ में आया आपको? तो नेशनल पावर इज द एबिलिटी टू सिक्योर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट्स नेशनल इंटरेस्ट इन रिलेशन टू अ नेशन। मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र के संबंध में अपने राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को सुरक्षित करने की क्षमता है। क्लियर? सुरक्षित करने की क्षमता है, टू सिक्योर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट्स नेशनल इंटरेस्ट। क्लियर हुआ ये? ठीक, तो आपको समझ में आया नेशनल पावर क्या होती है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया। ठीक, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। राष्ट्रीय शक्ति जो होती है इसके घटक या तत्व क्या क्या है। ठीक है, देखिए, वैसे तो अगर हम बात करें तो एक नेशनल पावर में अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। देयर आर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ पावर। These elements are sometimes called the determinants of power, but it is inappropriate to say so because the elements of power is not power in itself, but its presence help to gain power. मतलब आप बात समझिए, शक्तियों के विभिन्न तत्व हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं शक्तियों के, और इन्हीं तथ्यों को, दीज एलिमेंट्स, इन्हीं तथ्यों को कई बार शक्ति के निर्धारक तत्व भी कहा जाता है, डिटर्मिनेंट कहा जाता है शक्ति का। ठीक है, लेकिन परंतु ऐसा कहना अनुचित है, बट इट इज इनअप्रोप्रिएट। क्यों? बिकॉज द एलिमेंट ऑफ पावर इज नॉट पावर इन इटसेल्फ, बट इट्स प्रेजेंस हेल्प्स टू गेन पावर। मतलब कि जो तथ्य हैं शक्ति के, वो अपने आप में शक्ति नहीं है। हाँ, उन तथ्यों का आपके पास होना आपकी शक्ति में बढ़ावा दे सकता है। नहीं समझे आप? भाई शक्ति के कुछ तत्व हैं, लेकिन जो तत्व हैं वो शक्ति नहीं है। वो तत्व अगर आपके पास है तो आपकी शक्ति बढ़ती है। समझे आप? मतलब एलिमेंट्स अपने आप में पावर नहीं है, वो एलिमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप पावर, आपके पास पावर है। ठीक है, तो एलिमेंट्स अपने आप में पावर नहीं है, बट उनकी प्रेजेंस से यू कैन हेल्प टू गेन पावर। क्लियर? तो तथ्य बहुत हैं पावर के, ठीक है, और इनको एक तरीके से शक्ति के निर्धारक तत्व या डिटर्मिनेंट्स ऑफ पावर के रूप में भी देखा जा सकता है, लेकिन ये अपने आप में पावर नहीं है। ये अगर आपके पास है तो आपके पास पावर है। ठीक, अब इसमें क्या है, कई सारे स्कॉलर्स ने, ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं नेशनल पावर के, वो अलग अलग ग्राउंड्स में डिफाइन किए। ठीक, मतलब कि अगर मैं बात करूं तो अलग अलग स्कॉलर्स ने, ठीक है, इसको अलग अलग एलिमेंट्स और डिफरेंट ग्राउंड्स के अकॉर्डिंग बताया गया। ठीक, तो अब हम इसके कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स देखते हैं कि इसके घटक कौन कौन है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से। ठीक, ये चीज क्लियर हुई? ठीक, तो अब आप नोट करेंगे व्हाट आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, इसमें यहां नोट करिएगा। ठीक है, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन दिया था वो मार्गेंथ्यू ने दिया था। सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसने दिया? मार्गेंथ्यू। नोट कर लीजिएगा, मार्गेंथ्यू। हिंदी वाले भी मार्गेंथ्यू ही लिखिएगा। इसके मुताबिक इन्होंने दो चीजें बताई, मतलब इन्होंने जो पावर के कंपोनेंट्स को क्लासिफाई किया, कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताए, इसमें दो चीजें बताई। एक बताया परमानेंट, जिसको स्थायी कहते हैं, मतलब ये चीज तो आपके यहां परमानेंट रहेगी ही रहेगी। और दूसरा जो इन्होंने बताया वो बताया वेरिएबल, मतलब जो चीजें बदलती हैं, समय के साथ बदलती हैं। ठीक, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक परमानेंट जिसको स्थायी कहते हैं, ठीक, और दूसरा होगा वेरिएबल, मतलब जो वेरी कर रहा है।
परमानेंट में सबसे पहले उन्होंने बताया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब होता है आपका क्षेत्रफल। ठीक, जैसे हमारे भारत देश का एक क्षेत्रफल है, एरिया है ना हमारे भारत देश का। ठीक, तो उसको भारत की ज्योग्राफी कहा जाता है। ठीक, तो और किसी भी देश की ज्योग्राफी जो है वो नहीं बदलती, तो वो क्या रहती है, कमोवेश परमानेंट रहती है। तो उन्होंने सबसे पहला एलिमेंट क्या बताया, ज्योग्राफी, परमानेंट में। और दूसरा उन्होंने बताया नेचुरल रिसोर्स। ठीक, मतलब आपके पास क्या नेचुरल रिसोर्स है। ठीक, अब नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं आपको पता है, पानी नेचुरल रिसोर्स है, पेड़ नेचुरल रिसोर्स है, पहाड़ नेचुरल रिसोर्स है, जंगल नेचुरल रिसोर्स है। ठीक, तो ये सारे क्या हैं, नेचुरल रिसोर्स। ठीक, तो ये थे परमानेंट। अब इसके बाद अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो इन्होंने वेरिएबल्स में क्या क्या बताया। सबसे पहला बताया पॉपुलेशन। मतलब इन्होंने क्या करा, पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या, ठीक है, इसको वेरिएबल बताया। इसके अलावा बताया पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स भी क्या करती है, वेरी करती है। भाई आप देखें, सरकार कभी किसी की होती है, कभी किसी की होती है, और सबके एजेंडे अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिक्स भी क्या है, वेरिएबल। इसके अलावा मैंने आपको बताया गवर्नमेंट। भाई सरकार भी हर 5 साल में बदलती है, या अगर नहीं भी बदली तो कभी ना कभी बदलती है। तो वेरिएबल्स ये भी है सरकार बदलने में। इसके अलावा बात करें नेशनल कैरेक्टर, इन्होंने वेरिएबल किया। ठीक, देखिए नेशनल कैरेक्टर जो होता है आपका, ठीक है, वो सही मायने पर अगर प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो समय के हिसाब से बदलता है। ठीक है, मतलब हमारे गोल्स आज कुछ और हैं, कल कुछ और होंगे। ठीक है, तो नेशनल कैरेक्टर के रूप में अगर हम बात करें तो ये भी वेरिएबल है। और इसके अलावा बात करें तो मिलिट्री रेडीनेस। मिलिट्री रेडीनेस का मतलब ये हो जाता है कि भाई अभी तो युद्ध नहीं हो रहा। ठीक, तो अभी तो युद्ध नहीं चल रहा है, ठीक है, तो मिलिट्री की रेडीनेस भी जो है वो भी वेरिएबल है, एस्पेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक, तो इन्होंने मार्गेंथू ने जो बताया, वो बताया परमानेंट में बताया ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्स, और वेरिएबल्स में बताया पॉपुलेशन, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, नेशनल कैरेक्टर, मिलिट्री रेडीनेस। ठीक, इसके अलावा जो दूसरे हैं, ठीक है, जिनका नाम है ऑर्गेस्की। ऑर्गेस्की ने बेसिकली जो है, इन्होंने भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको दो भाग में बांटा। ठीक है, पहला इन्होंने लिखा नेचुरल, प्राकृतिक, और दूसरा लिखा सोशल, सामाजिक। तो इन्होंने दो भाग में बांटा, प्राकृतिक और सामाजिक, नेचुरल और सोशल। नेचुरल में जो इन्होंने रखा, वो एक तो रखा आपकी ज्योग्राफी। ठीक, इसके अलावा इन्होंने नेचुरल में रखा रिसोर्सेस। ठीक, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक, और इन्होंने तीसरी चीज जो रखी इसमें, वो रखी पॉपुलेशन। ठीक, तो इन्होंने क्या रखा नेचुरल में, एक तो ज्योग्राफी, दूसरा रिसोर्सेज, और तीसरा पॉपुलेशन। और सोशल में इन्होंने रखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखते जाएगा, मैं भी एक एक करके सब समझाऊंगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, दूसरा है पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, सामाजिक ताना बाना जिसको कहते हैं, फ्रेमवर्क, और तीसरा है नेशनल कैरेक्टर। ठीक, तो ये तीन भाग में बांटा सोशली, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क और नेशनल कैरेक्टर। ठीक, तो ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो क्या क्या इन्होंने क्लासिफिकेशंस दिए। ठीक, अकॉर्डिंग टू मार्गेंथू अगर हम बात करें, तो मार्गेंथू के आधार पर इन्होंने दो चीजों में बांटा। ठीक, एक परमानेंट जिसको हम स्थायी कहते हैं, और दूसरा वेरिएबल जिसको परिवर्तनशील बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, वेरिएबल को परिवर्तनशील। अब इन्होंने स्थाई में क्या क्या रखा, ज्योग्राफी जिसको भूगोल कहते हैं हिंदी में, और नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन। वेरिएबल्स में क्या क्या रखा, पॉपुलेशन, आबादी, हिंदी में। पॉलिटिक्स की बात करें तो राजनीति, गवर्नमेंट, सरकार, नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र, और मिलिट्री रेडीनेस, सैन्य तैयारी। ये इन्होंने किस में रखा, वेरिएबल में रखा, मार्गेंथ्यू में।
ऑगेस्की की अगर हम बात करें तो इन्होंने प्राकृतिक और सामाजिक दो भाग में बांटा। प्राकृतिक में इन्होंने भूगोल, संसाधन और आबादी को रखा, और सामाजिक तौर पर अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, राजनीतिक ढांचा, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, और नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र। ठीक, तो ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। ये अलग अलग जो विद्वान हैं, ठीक है, उन्होंने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स और अलग अलग फैक्टर के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बांटा है। ठीक, तो एक तरीके से अगर हम ओवरऑल बात करें, ठीक है, तो राष्ट्रीय शक्ति के प्रमुख घटक जो हैं, ठीक है, ये तो इन्होंने दिए। ठीक, लेकिन अगर हम अपने नेशनल पावर की बात करें, ठीक, तो एक एक करके अगर हम देखते जाएं तो बेसिकली हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो है ये पूरा नोट कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल पावर की, प्रमुख घटन घटक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला होता है लीडरशिप, नेतृत्व। ठीक, हिंदी में बोलेंगे नेतृत्व। ठीक है, तो नेशनल पावर का सबसे बड़ा कंपोनेंट होती है लीडरशिप। ठीक, अभी हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। अगला पॉइंट लिखिए डिप्लोमेसी, ये भी नेशनल पावर को बताता है। डिप्लोमेसी का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको कूटनीति, तो हिंदी वाले हिंदी में लिख लीजिएगा। लीडरशिप को बोलते हैं नेतृत्व, डिप्लोमेसी को बोला जाता है कूटनीति। अगला बात करें ज्योग्राफी। ठीक, ज्योग्राफी को हिंदी में बोलेंगे भूगोल। ठीक, तो ज्योग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं, भूगोल। इसके अलावा बात करें नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन। ठीक, ये सारे कंपोनेंट्स हैं नेशनल पावर के, राष्ट्रीय शक्ति के। लीडरशिप, नेतृत्व, डिप्लोमेसी, कूटनीति, ज्योग्राफी, भूगोल, नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन। इसके अलावा हमने देखा पॉपुलेशन, जनसंख्या, राष्ट्रीय शक्ति का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जनसंख्या भी है। इसके अलावा बात करें, हमने पढ़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। ठीक, देखिए राष्ट्र की शक्ति को उसका आर्थिक विकास भी बहुत हद तक शो करता है कि एक राष्ट्र कितना ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसके अलावा बात करें तो टेक्निकल, टेक्नोलॉजी एक तरीके से कहा जाए, तकनीक, तकनीकी, इसको टेक्नोलॉजी भी लिख सकते हैं आप। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक। जैसे किसी किसी देश में टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल की होती है, तो हाँ वो उनकी क्या है, एक पावर है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी। इसके अलावा बात करें मिलिट्री कैपेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैन्य क्षमता, किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पावरफुल जो चीज होती है वो होती है सैन्य क्षमता, उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी। इसके अलावा बात करें उनका गवर्नमेंट फ्रेमवर्क कैसा है, सरकारी ढांचा कैसा है। ठीक है, अभी हम ये सारी बातें करेंगे डिटेल में, ठीक है, समझेंगे। अभी अभी आप सिर्फ कंपोनेंट्स नोट करिए कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं नेशनल पावर के। लीडरशिप, डिप्लोमेसी, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री कैपेबिलिटीज, गवर्नमेंट फ्रेमवर्क। इसके अलावा जो होती है वो होती है आइडियोलॉजी, विचारधारा। इस पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है नेशनल पावर। ठीक, तो ये सारे मेन कंपोनेंट्स हैं नेशनल पावर के। सबसे पहला है लीडरशिप, नेतृत्व। दूसरा है डिप्लोमेसी, कूटनीति। तीसरा ज्योग्राफी, भूगोल। चौथा नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन। फिफ्थ पॉपुलेशन, जनसंख्या। सिक्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। सेवेंथ टेक्नोलॉजी, तकनीकी। मिलिट्री कैपेबिलिटीज, सैन्य क्षमता। गवर्नमेंट फ्रेमवर्क, सरकारी ढांचा। और आइडियोलॉजी, विचार। तो ये सारे कंपोनेंट्स याद रखिएगा, नेशनल पावर के ये कंपोनेंट्स होते हैं। क्लियर है? ठीक, अब एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है, कि किस चीज का क्या मतलब होता है। ठीक, सबसे पहले हम समझेंगे ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी मतलब भूगोल। ठीक है, जैसे हमारा जो है ज्योग्राफी। अब इस ज्योग्राफी में कई सारी चीजें आती हैं, हमें वो समझना होगा। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट, जो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा सारे, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब अगला जो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के अंदर चार चीजें आती हैं। एक आता है एरिया, एरिया को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया को क्या बोला जाता है, क्षेत्रफल। इसके अलावा आपका आता है टोपोग्राफी, टोपोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं स्थलाकृत कृति, स्थलाकृति। हिंदी में टोपोग्राफी को क्या बोलते हैं, स्थलाकृति। लोकेशन, स्थिति, लोकेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, स्थिति। और
क्लाइमेट, जलवायु। ठीक, तो भूगोल के अंदर ये चार चीजें आती हैं। पहला आता है एरिया, जिसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। दूसरा आता है टोपोग्राफी, जिसको स्थलाकृति कहते हैं। तीसरा आता है लोकेशन, जिसको स्थिति कहते हैं। और चौथा आता है क्लाइमेट, जिसको हम जलवायु कहते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया की। ठीक, तो एरिया अगर हम बात करें तो लार्जर एरिया एक्सपांड्स नेशनल पावर इन बोथ मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री सिचुएशंस। देखिए, होता क्या है, अगर आपका क्षेत्रफल बड़े आकार का होता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका सैन्य या गैर सैन्य, दोनों स्थितियों में राष्ट्रीय शक्ति का विस्तार करता है, क्योंकि एरिया बड़ा होता है आपका। ठीक, जैसे आज की डेट में अगर हम देखें एरिया वाइज, ठीक, तो सबसे बड़ा देश पूरे वर्ल्ड में कौन सा है एरिया वाइज अगर हम बात करें? एरिया वाइज है रशिया। ठीक, इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया कौन से नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर आता है। एरिया वाइज अगर हम बात करें तो इंडिया कितने नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर आता है। क्लियर? पहले नंबर पर अपना रशिया है। ठीक, फिर आप बताते जाइएगा जैसे जैसे। ठीक है, तो एरिया जितना ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, आपकी चाहे सैन्य मिलिट्री ताकत हो या नॉन मिलिट्री सिचुएशन, दोनों ही सूरत हाल में राष्ट्रीय शक्ति का विस्तार होता है। लार्ज एरिया is helpful for running long battles and protecting yourself in them। देखिए, जब आपका एरिया बड़ा होता है ना, लंबे, ठीक है, तो युद्धों को चलाने में, ठीक है, अपनी सुरक्षा हेतु बड़ा आकार सहायक होता है। भाई लार्ज एरिया क्या होता है, एक तो आपको बैटल्स में लंबा टाइम खींच पाता है और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। ठीक, कंट्रीज विथ लार्ज एरियाज आर मोर लाइकली टू हैव नेचुरल मिनरल्स एंड रिसोर्सेज। आप देखिए, जाहिर सी बात है, जिस भी देश का क्षेत्रफल बड़ा होगा तो वहां पर प्राकृतिक खनिज और संसाधन, इसकी उपलब्धता की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक, भाई देखिए, एरिया अगर आपका छोटा है, ठीक, तो जाहिर सी बात है कि जो उत्खनन आप करेंगे तो उसमें खनिज और संसाधन, इनके मिलने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि एरिया कम है आपका। लेकिन अगर आपका एरिया ज्यादा है, ठीक, तो नेचुरल मिनरल्स के मिलने के और रिसोर्सेज मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और भाई नेचुरल मिनरल्स जो अपने प्राकृतिक खनिज जो निकलते हैं, उसी से तो सारी चीजें बनती हैं। बात समझ में आ रही है? तो बड़े एरिया में रहने का ये एक फायदा होता है कि नेचुरल मिनरल्स और रिसोर्सेज, इसकी अवेलेबिलिटी होना ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है अगर आपका एरिया बड़ा है। क्लियर है? तो एरिया समझ में आया कि क्षेत्रफल बड़ा होने के क्या फायदे हैं। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा है टोपोग्राफी। आप देखिए, टोपोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं स्थलाकृति। देखिए, द टोपोग्राफी ऑफ अ कंट्री कैन बी हिली एंड रिमोट और प्रोडक्टिव लैंड प्लेन्स और स्नो कवर्ड प्रोविंसेस कैन पुट दैट कंट्री एट अ डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। देखिए, होता क्या है, किसी भी देश की जो स्थलाकृति होती है, वो चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो या दुर्गम या पैदावार वाला भूमिगत मैदान हो या बर्फ से ढका, प्राप्त हो सकता है उस पर देश का लाभ या हानि, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, उसमें देश की चाहे तो उसका फायदा या हानि, ये उस पर डिपेंड करता है। मतलब उसका फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो जो टोपोग्राफी होती है, स्थलाकृति, जैसे अगर आप नॉर्मली अगर हम बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में डेवलपमेंट कम होता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो होता है वो हिली एरिया होता है और वहां पर सारी चीजें नेचुरल है। तो नेचुरल चीजों को आप ज्यादा दिन तक डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक, तो कहीं ना कहीं ऐसे देश भी जो होते हैं, ठीक है, या तो पहाड़ी होगा उसमें ज्यादा, या फिर उनका कई कई हिस्सा बर्फ से ढका हुआ होगा। ठीक, या फिर उसके यहाँ जो भूमिगत मैदान है वो पैदावार अच्छी हो। ठीक, तो ये तय करेगा एक देश में कि उनको इसका लाभ होगा या हानि होगी। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर, रशिया एरिया वाइज सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन रशिया का मैक्सिमम पार्ट लोगों के रहने के लिए फीजिबल है ही नहीं, क्योंकि वो बर्फ से ढका हुआ है। तो एरिया बड़ा है, लेकिन उसका मतलब क्या है? ठीक, अब आप यही अपने देश को लीजिए, इंडिया को।
ठीक। इंडिया में आपको बहुत कम ऐसा एरिया मिलेगा जो प्रोडक्टिव ना हो। ज्यादातर भूमि पे हमारे यहाँ कृषि होती है, हमारे यहाँ माइंस भी निकलती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। ठीक। भले ही एरिया वाइज कम है, ठीक, लेकिन संसाधन हमारे पास ज्यादा है। कारण क्या है? हमारी टोपोग्राफी, हमारा स्थलाकृति। भाई आपका एरिया कितना भी बड़ा हो, ठीक है, अगर वो बर्फ से ढका है तो किस काम का? भाई वहां लोग तो रह नहीं रहे, तो किस काम का? इवन अगर आप बात करें, ठीक, तो जितनी भी जो ऊपर की कंट्रीज हैं, मतलब इक्वेटर से जो ऊपर, ये अपना जो ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, कर्क रेखा, ठीक है, उसके ऊपर होता है आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक सर्कल, ठीक। तो आप देखेंगे आर्कटिक, या आप नीचे चले जाइए एंटार्क्टिका, जो सदर्न, जो हमारा सबसे बड़ा, एक तरीके से कहा जाए तो वो है, क्लियर, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो अंटार्कटिका भी एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वहां तो लोग नहीं रह रहे, एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन सब बर्फ से ढका हुआ है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। तो इसीलिए टोपोग्राफी का भी होना जरूरी है, स्थलाकृति। ये डिपेंड करेगी एक देश की, कि भाई उनकी पोजीशन और उनकी बाउंड्रीज कैसे हम उसको एसेस करें, आंकलन की स्थिति, ये उसकी टोपोग्राफी पर निर्भर करेगी। क्लियर है? ठीक। तो ये था टोपोग्राफी। इसके बाद हम बात करते हैं लोकेशन की। देखिए स्थिति क्या है, क्योंकि देखिए देश की जो स्थिति होती है ना, वही उसका जो जलवायु है, ठीक है, या उसका जो मौसम है उसको निर्धारित करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने अभी आपको बताया कि आप इक्वेटर से जितना ऊपर या नीचे जाते जाएंगे, धीरे धीरे टेम्परेचर जो होगा वो कम होता जाएगा। जैसे आप यूरोप कंट्रीज चले जाइए, ठीक, वहां पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक, या आप रशिया चले जाइए, रशिया में आप बहुत ठंडी पड़ती है। क्लियर? लेकिन वही अगर हम इंडिया की बात करें, या अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें जो इक्वेटर के आसपास, वहां गर्मी पड़ती है। हमारे यहां जितनी गर्मी पड़ती है, ठीक है, आप समझिए ना कि वहां के लोग, यूरोपियंस लोग इतने गोरे क्यों होते हैं। वही आप अफ्रीकन लोगों को ले लीजिए तो वो लोग बहुत काले होते हैं। नीग्रो देख लीजिए आप, कितने काले होते हैं। कारण क्या है? वो जिस जगह पर हैं वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, और यूरोप जिस जगह पर है वहां ठंडी ज्यादा पड़ती है। तो ये कैसे डिपेंड हो रहा है? ये लोकेशन या स्थिति पे फर्क पड़ रहा है। तो आपकी जलवायु, ठीक, आपकी पॉपुलेशन इवन, और आपका मौसम, ये सारी चीजें जगह पर डिपेंड करती है। ठीक। अब एक देश समुद्री शक्ति होगा या जमीनी शक्ति होगा, ये उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है कि वो कहां है, उसकी स्थिति क्या है। आप बात समझ रहे हैं? जो देश चारों तरफ से पानी से घिरा है, जाहिर सी बात है उसके पास सी पावर होगी। भाई समुद्री शक्ति उसी के पास होगी। और जो चारों तरफ से लैंड से घिरा है उसके पास कौन सी शक्ति होगी? उसके पास थल शक्ति होगी, लैंड पावर होगी। ऑब्वियस सी बात है ना, इसमें उसकी क्या गलती है? वो समुद्री शक्ति बना के क्या करेगा जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। बात समझ रहे हैं आप? जैसे अपने इंडिया में ही देख लीजिए, अपने इंडिया में नीचे का जो तीन तरफ से हम पानी से घिरे हैं, ठीक। तो और ऊपर जो है वो हमारा लैंड है, चाहे पाकिस्तान से लगा लीजिए चाहे चाइना से लगा लीजिए, वो लैंड है। तो हमारे पास लैंड पावर भी है और सी पावर भी है, हमारे पास नेवी भी है और आर्मी भी है। बात समझ में आ रही है? तो ये स्थिति पे डिपेंड करता है कि आप क्या, कैसा वातावरण, कैसा मौसम होगा, ये स्थिति पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है। हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, लंदन में कम पड़ती है गर्मी। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। तो यथास्थिति को देखते हुए, ठीक, तो कोई भी देश अपनी स्थिति के मुताबिक ये तय कर पाता है कि उसके पास लैंड पावर ज्यादा होगी या सी पावर। इसके बाद बात करें क्लाइमेट। देखिए क्लाइमेट जो होता है ना, किसी भी कंट्री के,
वो उसकी परिस्थिति, जनसंख्या की, डेमोग्राफी और औद्योगिक विकास को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है क्लाइमेट। आपने देखा हो, अगर कहीं पर बहुत ज्यादा ठंडी है, ठीक, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, वहां आपको ज्यादा लोग मिलेंगे क्या? आप बताइए। अगर कहीं पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, मतलब माइनस में टेम्परेचर है, आप वहां रहना पसंद करेंगे क्या? आप रहना वहां नहीं पसंद करेंगे, वहां लोग नहीं रहेंगे, ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। आप सोचिए तो कि रशिया इतना बड़ा देश होने के बावजूद एरिया वाइज पॉपुलेशन में इतना कम क्यों है? क्लाइमेट की वजह से। तो भाई डेमोग्राफी कैसे डेवलप होती है? क्लाइमेट की वजह से। इंडिया इतना ज्यादा पॉपुलेटेड क्यों है? इंडिया के क्लाइमेट की वजह से। भाई यहाँ गर्मी भी पड़ी, बरसात भी पड़े और ठंड भी पड़े, तीनों चीज पड़ती, ठीक। और ऊपर से चारों तरफ से प्राकृतिक अगर स्रोत देखे जाए तो नदियां वगैरह भी हैं हमारे पास। तो भाई जनसंख्या तो वहीं होगी ना। तो क्लाइमेट का बहुत असर पड़ता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, अब जहां बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही, जहां लोग ही नहीं है, तो वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहां से होगा भाई? भाई वहां इंडस्ट्री जाके क्या करेगी? जब लोग ही ज्यादा नहीं है तो वहां पर इंडस्ट्री जाके करेगी क्या? बात समझ में आ रही है आपको? तो किसी भी राष्ट्र की जो जलवायु होती है, ठीक है, वो उसकी जनसंख्या की, मतलब डेमोग्राफिक, और उसकी औद्योगिक विकास, इन दोनों को बहुत प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्टली इफेक्ट करती है। ठीक है। जिस भी देश में अगर जलवायु सामान्य होती है, सम जलवायु होती है, वो राष्ट्र हमेशा समृद्धि में रहता है। दे आर ऑलवेज प्रॉस्परस। ठीक। जैसे कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि हमारे देश का जो क्लाइमेट है वो एक तरीके से सम जलवायु है। क्योंकि देखिए हमारे देश में गर्मी भी पड़ती है, हमारे देश में बरसात भी होती है, और हमारे देश में ठंडी भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठंडी पड़ रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्मी पड़ रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बरसात हो रही है, तीनों चीजें हो रही है। बात समझ में आ रही? तो कहीं कहीं कम कहीं ज्यादा होती, लेकिन होती तीनों चीजें हैं। ठीक है, तीनों चीजें होती हैं अपने देश में। ठीक है। बस बरसात कहीं कम होगी, कहीं ज्यादा होगी, ठंडी कहीं ज्यादा पड़ेगी, कहीं कम पड़ेगी, लेकिन पड़ेगी। गर्मी भी पड़ेगी, सर्दी भी पड़ेगी, और बरसात भी होगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो क्लाइमेट इस तरीके से आपका इफेक्ट डालता है। ठीक। तो ज्योग्राफी समझ में आई आपको? सबसे पहला हमने देखा एरिया। एरिया बड़ा होगा तो देश के लिए फायदेमंद है, क्योंकि उसको नेचुरल रिसोर्स और मिनरल्स मिलेंगे, और वो लंबे समय तक लड़ाई लड़ पाएगा। टोपोग्राफी की अगर हम बात करें, अगर कोई हिली एरिया है या रिमोट एरिया है या कहीं बर्फ ढकी हुई है, तो वो डिसएडवांटेज है, लेकिन अगर वही प्रोडक्टिव एरिया है तो वही एडवांटेज है उसके लिए। ठीक। इसके अलावा हमने बताया लोकेशन। लोकेशन पर आपका क्लाइमेट, मौसम पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमारे देश में इतनी गर्मी पड़ती है, यूरोप में ठंडी पड़ती है। ठीक। और चौथा है क्लाइमेट, जलवायु। ठीक। और जलवायु डायरेक्टली इफेक्ट डालती है आपके डेमोग्राफी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर। जहां की भी जलवायु एक्सट्रीम होगी वहां लोग आपको कम मिलेंगे। देख लीजिए आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए। जहां पर भी क्लाइमेट जो होता है वो एक्सट्रीम लेवल पर होता है, क्योंकि हमारा शरीर ना तो एक्सट्रीम ठंडी बर्दाश्त कर सकता और ना एक्सट्रीम गर्मी बर्दाश्त कर सकता। क्लियर? तो हमारे यहाँ अगर सम जलवायु होगी तो वहां पर प्रॉस्पेरिटी ज्यादा होगी। क्लियर हुआ ये? ठीक। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई सारी। ठीक। तो ज्योग्राफी आपको पूरी तरीके से समझ में आया। ठीक। अगला बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन। देखिए, किसी भी देश के पास जितना ज्यादा खनिज पदार्थ होता है, वो देश उतना ही मजबूत होता है। ठीक। मतलब आप एक बात समझ लीजिए, अगर आपके पास खनिज है, ठीक, अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संपदा है, आपके पास प्राकृतिक संसाधन, तो आप एक बहुत मजबूत देश होते हैं। आधार पर आप देखिए, इस चीज को समझिए। हमारे देश में कृषि होती है, एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, कृषि होती है ना। क्यों? क्योंकि भाई खाना चाहिए सबको, देश की इतनी जनसंख्या है, सबको खाना चाहिए। इवन जो हमारे सैनिक हैं उनको भी पेट भर के खाना चाहिए, और जो नॉन मिलिट्री वाले हैं उनकी भी जरूरत है। तो भाई अगर हमारी फौज को अच्छा खाना नहीं मिलेगा,
ठीक, अच्छी सारी चीजें नहीं मिलेंगी तो हमारी फौज क्या लड़ पाएगी? बात समझ रहे हैं आप? ठीक। तो नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि जो खनिज पदार्थ है जिस भी देश में ज्यादा मिलेगा, या नेचुरल रिसोर्स जिस भी देश में ज्यादा होगा, मिनरल्स एज वेल एज नेचुरल रिसोर्स, तो वो देश प्रॉस्परस होगा ही होगा, क्योंकि वो उसके खाने की दिक्कत नहीं है ना। जैसे हमारा देश, हम अपने इंडिया की बात करते हैं, हमारे देश में आज की डेट में कैसी भी स्थिति हो जाए, हमारे देश में अकाल नहीं पड़ सकता, सूखा नहीं पड़ सकता। मतलब सूखा मतलब मैं अकाल की बात कर रहा हूँ, मतलब फूड की शॉर्टेज, खाने की शॉर्टेज नहीं हो सकती हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में जो प्राकृतिक संसाधन है उसका सही इस्तेमाल करके गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के चलते इतना सारा अनाज हमारे यहाँ इकट्ठा हो गया है कि हम 80 करोड़ लोगों को तो अनाज दे रहे हैं। आप सोचिए, 80 करोड़ लोगों को कोई देश अगर अनाज दे रहा हो 5 किलो, वो भी मुफ्त में, तो आप समझ सकते हैं कि उसके पास कितना होगा। ठीक। तो ये क्यों है? तो भाई हमारी स्थिति कैसी भी हो जाए, हम भूखे नहीं मरेंगे, और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपके साथ होता है अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्स है। हमारे पास जंगल है, ठीक, जंगल में लकड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेड़ पौधे, फल, हर चीज तो है। तो जहां पर भी नेचुरल रिसोर्स होता है वो कंट्री प्रॉस्परस होती है। ठीक। अगला है पॉपुलेशन। ठीक। अब देखिए, जनसंख्या अपने आप में शक्ति नहीं है, एक चीज आप जान लीजिए, जनसंख्या ज्यादा होने का मतलब नहीं है कि आप शक्तिशाली हो गए। उदाहरण के तौर पर हमारे इंडिया की जनसंख्या अगर हम बात करें अमेरिका से, अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कितनी ज्यादा है, लेकिन पावरफुल ज्यादा कौन है? पावरफुल तो अमेरिका है ना ज्यादा, उसके पास ज्यादा संसाधन है, उसके पास ज्यादा, फार बेटर मिलिट्री पावर उसके पास। तो पॉपुलेशन ज्यादा होने का मतलब पावर नहीं है, क्वालिटी पॉपुलेशन आपके पास कैसी है वो डिपेंड करेगा आपके नेशन की पावर पे। आपकी पॉपुलेशन कितनी एजुकेटेड है, आपकी पॉपुलेशन कितनी स्किल्ड है, वो आपके देश की ताकत तय करेगा। चलिए अमेरिका और भारत में तो चलिए पॉपुलेशन का बहुत फर्क है, आप चाइना को ले लीजिए, इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन लगभग लगभग एक बराबर है, लेकिन आज चाइना कहां है और इंडिया कहां है? क्या कारण है उसके पीछे? भाई अगर आप जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो जनसंख्या तो चाइना में भी ज्यादा है, पर वहां ऐसा क्या है? प्रॉब्लम है स्किल की। क्या आपके पास जो पॉपुलेशन है क्या वो स्किल्ड पॉपुलेशन है, क्या उनको चीजें आती हैं? तो इसी को बोलते हैं क्वालिटी वाली पॉपुलेशन। ठीक। मतलब कि उच्च दर्जे की जनसंख्या, जनसंख्या से मैटर नहीं करता, उच्च दर्जे की जनसंख्या आपके पास होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं आप? जापान को आप देख लीजिए, जापान कितना छोटा सा देश है, लेकिन जापान की आप ताकत देख लीजिए। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्किल्ड पॉपुलेशन। हमारा देश उतनी तेजी से तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल्ड पर्सन इन द कंट्री। एजुकेशन। ठीक। और कैसी एजुकेशन है इसमें डिपेंड करेगा कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो कैसी होने वाली है। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करेंगे इस विषय, हम अब जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो हम इस विषय पर डिस्कस करेंगे कि भाई जनसंख्या जो होती है वो स्किल्ड जनसंख्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपको पावर देगी। आज चाइना, आप देखिए कौन सी चीज इतने सस्ते में बनाने की कैपेबिलिटी, आप बताइए किस देश में इतना सस्ता सामान बनाने की कैपेबिलिटी, किस देश में? आप बताइए। चाइना ने इतना बड़ा मार्केट हमारे देश में कैसे बना लिया? सस्ते की वजह से। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि दिवाली की झालर, दिवाली में झालर वगैरह लाइटिंग वगैरह लगाई जाती है,
चाइना वाले 20 रुपए में बना देते हैं उसको। बात समझ रहे हैं आप? ठीक। जो फोन के फीचर्स 50,000 के फोन या 30,000 या 40,000 के फोन में मिलते हैं, चाइना वाले वो 5,000 में बना देते हैं। स्किल है। और इसीलिए उनका जो ग्रोथ है देश की वो बढ़ रही है। आप देखिए 17 ट्रिलियन 18 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है चाइना की। कैसे बनी? जबकि पॉपुलेशन उनकी भी ज्यादा। हम पॉपुलेशन का उड़ाना ले लेते, पॉपुलेशन का उड़ाना वो भी ले सकते थे, लेकिन उनका आप देख लीजिए सिस्टम। तो डिपेंड इस चीज पर करता है कि पॉपुलेशन अपने आप में पावर नहीं है, क्वालिटी पॉपुलेशन अपने आप में पावर है। थोड़ी सी भी जनसंख्या हो, अगर वो क्वालिटी वाले हैं तो वो आपके देश से आगे हो जाएंगे। बहुत से एग्जाम्पल हैं, बहुत से देश हमसे बहुत आगे हैं। जनसंख्या में कुछ नहीं है हमारे यहाँ। यूरोप में तो कई ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या, पूरे देश की जनसंख्या हमारे एक राज्य के बराबर, उत्तर प्रदेश के बराबर नहीं। बट इट डिपेंड्स ओनली ऑन द क्वालिटी। ठीक। और अनएजुकेटेड पॉपुलेशन अगर है तो वो कितनी भी हो, उससे फर्क नहीं। ठीक। तो जनसंख्या समझ में आया कैसे है। अगला बात करें, अगला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए आर्थिक विकास। देखिए किसी भी देश का सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी, क्योंकि सब कुछ अर्थव्यवस्था पर लिंक्ड है। क्योंकि भाई सब कुछ पैसे से ही होता है। पैसा नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। एक बात आप समझ लीजिए, पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन किसी से कम भी नहीं। समझ रहे हैं आप? हर चीज में पैसा लगता है। तो जब आपकी आर्थिक विकास अच्छा होगा तो आपकी मिलिट्री की ताकत अपने आप बढ़ेगी। भाई आज अमेरिका, चाइना, इनके पास जो मिलिट्री पावर है वो कैसे इतनी पावरफुल है? पैसा है, क्योंकि उनके पास। बात समझ रहे हैं आप? उनके पास पैसा है उस चीज को डेवलप करने का। हमारे पास भी पैसा होगा, हम भी डेवलप कर लेंगे। तो सारा खेल पैसे का है, सारा खेल अर्थव्यवस्था का है। आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है, अगर आपका आर्थिक विकास हो रहा है तो धीरे धीरे आपकी मिलिट्री की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और लोग भी उस देश से खुश रहेंगे। आप देखिए, आप चले जाइए अमेरिका, वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड देखिए, फर्क समझ में आ जाएगा ना आपको। ठीक। तो ये आप उनकी सैन्य पावर देख लीजिए। ठीक। लोगों का कल्याण समृद्धि में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। भाई आर्थिक विकास होगा तो सबका विकास होगा ना भाई। भाई आर्थिक विकास किस चीज से होता है? जब आप कोई सामान बेचते हैं मार्केट में और लोग उसको खरीद रहे हैं, पैसा आ रहा है, उसी से आर्थिक विकास होगा ना भाई। ठीक। तो आर्थिक अगर देश का विकास होगा अच्छे से तो कमोवेश उसका जो फ्रूट्स हैं वो सबको मिलेंगे। भाई लोगों को ही तो मिलेगा ना। भाई आज अगर इंडस्ट्री कहीं लग जाए, ठीक, दनादन दनादन प्रोडक्शन होता रहे, लोगों को नौकरियां लगेंगी कि नहीं लगेंगी भाई? भाई उसके आसपास का एरिया डेवलप होगा कि नहीं होगा? क्लियर हो रहा है? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होगा तो वो देश अपने आप ही ऊपर उठेगा। अमेरिका, चाइना, एक की 22 ट्रिलियन, एक की 17-18 ट्रिलियन की इकोनॉमी। देखिए देश के सबसे, वर्ल्ड के दो दो सबसे पावरफुल देश, क्योंकि उनके पास इतनी पैसा है उनके पास कि वो किसी भी कंट्री को, आज आप देखिए अमेरिका कितना सब सब कंट्रीज के बीच में बोलता है, सबकी कंट्री में उसका इन्वॉल्वमेंट है कुछ ना कुछ। क्यों है? क्योंकि वो आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। ठीक। क्लियर हो रहा है ये? ठीक। तो इकोनॉमी, ज्योग्राफी समझ में आया, नेचुरल रिसोर्स समझ में आया, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगला जो बात करेंगे, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा सारे, ये सारे पॉइंट्स नोट करते चलिएगा। अगला बात करेंगे, अगला है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। देखिए भैया,
तकनीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या फिर मिलिट्री डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सोशल डेवलपमेंट। इसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप एक बात समझें, जापान में बुलेट ट्रेन कब से चल रही है? जापान में बुलेट ट्रेन कब से चल रही है? बहुत टाइम से चल रही है। हमारे यहाँ अभी तक नहीं चल पाई। बात समझ रहे हैं? रफेल विमान, फाइटर एयरक्राफ्ट जो है, इतना पावरफुल विमान कहां से खरीदा हमने? फ्रांस से खरीदा। हम क्यों नहीं बना पा रहे? अमेरिका के पास जो सोफेस्टिकेटेड वेपन्स हैं, अमेरिका के पास जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, चाइना के पास जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, हम क्यों नहीं बना पा रहे? या कोई भी देश या अफ्रीकन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वो क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है। आपके पास अगर तकनीक नहीं होगी तो औद्योगिक विकास या सैन्य विकास नहीं हो सकता। आप बात समझ रहे हैं? ठीक, तो टेक्नोलॉजी, ठीक है, औद्योगिक विकास, इसके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है। ठीक है, तो तकनीकी होना बहुत जरूरी है किसी भी। और अगर आपके पास तकनीक है, भाई जापान के पास क्या है? जापान के पास टेक्नोलॉजी, इसीलिए जापान इतना ऊपर है। सोचिए वो बुलेट ट्रेन कब चला गया, हम अभी तक नहीं चला पाए बुलेट ट्रेन। तो उनके पास तकनीक है, तो वो आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे काम आती है। ठीक, आपको एक पॉइंट और नोट करने की यहाँ पर जरूरत है, मैं बात जापान की कर रहा हूँ। जापान एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा पैसा अपने देश के लोगों को एजुकेट और उनकी हेल्थ पे खर्च करता है, सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। भाई टेक्नोलॉजी कौन डेवलप करेगा? तकनीक कौन बनाएगा? जो उस देश में रह रहा है वही बनाएगा ना। और वो कब बना पाएगा? टेक्नोलॉजी कब बन पाएगी? जब आपकी एजुकेशन उस स्तर की हो। सारा खेल एजुकेशन का है। ये कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं है कि जापान कहीं से रॉकेट बन के आ गया है, कहीं से एलियंस है वो। नहीं, वो अपनी एजुकेशन पर इतना ध्यान देते हैं कि इसके कारण टेक्नोलॉजिकली वो लोग बहुत साउंड है। और जो टेक्नोलॉजिकली साउंड है वो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है, मिलिट्रीली डेवलप्ड है। ट्रांसपोर्ट देख लीजिए, कम्युनिकेशन देख लीजिए, उनका सामाजिक विकास होगा वहां पे। तकनीक है ना भाई। आप बात समझ रहे हैं बात को? ठीक, टेक्नोलॉजी से आप इसी से समझ लीजिए ना, चाइना का मैंने आपको बताया एग्जांपल, 25 रुपए में झालर बना दी उन्होंने, आप बना के दिखा दो। भाई तकनीक होगी ना उनके पास, तभी तो उन्होंने बनाई 25 रुपए की झालर। बिना उसके कैसे बना लेंगे? हम क्यों नहीं बना लेते? हम क्यों नहीं बुलेट ट्रेन चला लिए? हमने क्यों नहीं बुलेट ट्रेन बना ली? हमने क्यों नहीं रफेल बना लिया? बात समझ रहे हैं आप? ठीक, तो टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है किसी भी देश के पावरफुल बनने के लिए। तो टेक्नोलॉजी भी बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो तकनीकी विकास। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन है, मिलिट्री कैपेबिलिटी, सैन्य क्षमता। देखिए सैन्य क्षमता पे ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर युद्ध हुआ, ठीक है, या युद्ध जैसे हालात बने, तो आपकी सेना किस तरीके से रिएक्ट कर रही है या कितनी पावर उसके पास है, यही राष्ट्र की पावर बताएगा। सेना जितनी ज्यादा मॉडर्नाइज होगी, ट्रेनिंग जिनकी अच्छी होगी, लीडरशिप अच्छी होगी और डिसिप्लिन, वही आर्मी पावरफुल होगी। भाई उनके पास आज जैसे अगर हम बात करें, तो जैसा मैंने उदाहरण के तौर पर कहा, जो एयरक्राफ्ट्स, भाई आज हमारी सैन्य ताकत कब बढ़ी? जब हमने रफेल लिया, हमने S-400 लिया, हमने अपने स्वदेशी कुछ चीजें बनाई, हथियार बनाने शुरू किए, तब आज की डेट में आप हमारी आर्मी को देखिए आप।
लेकिन क्या 1947 50s या 60s के टाइम पर हमारी आर्मी ऐसी थी क्या जैसी आज है? आज हम घर में घुस के मारते हैं और बिल्कुल प्रिसाइज टारगेट करते हैं। तो ये कैसे हुआ? मिलिट्री टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमने प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण, नेतृत्व और इसके अलावा अनुशासन, हमारी सेना बहुत डिसिप्लिन है। तो मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि देश, भाई आज अमेरिका से या चाइना से या कुछ हद तक रशिया से अगर हम बात करें, कोई देश भिड़ने की ताकत क्यों नहीं रख पाता? यूक्रेन ने कर लिया हालांकि, लेकिन यूक्रेन की आप हालत देखिए क्या हुई, क्यों नहीं कर पाता? कारण ये है कि मिलिट्रीली वो लोग बहुत ज्यादा तेज है, उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो किसी देश की हिम्मत नहीं है अमेरिका चाइना पर आक्रमण कर दे। बात समझ रहे हैं आप? तो कहीं ना कहीं मिलिट्री कैपेबिलिटी भी नेशन की पावर बताती है। अगला बात करें गवर्नमेंट फ्रेमवर्क। देखिए, अभी तक मैंने जितनी भी चीजें बताई, ठीक, ये जितने भी तत्व हैं शक्ति के, ये सब ग्राउंड पे रियलिटी में लाएगा कौन? भाई अगर हमें अपनी मिलिट्री सैन्य क्षमता बढ़ानी है तो कौन बढ़ाएगा? सरकार बढ़ाएगी ना, गवर्नमेंट बढ़ाएगी। अगर हमें अपनी तकनीक में विकास करना है तो कौन करेगा? लोगों को एजुकेशन कौन देगा? सरकार देगी। इसके अलावा आर्थिक विकास किसके हाथ में? सरकार के हाथ। पॉपुलेशन कितनी एजुकेटेड होगी, कितनी अनएजुकेटेड होगी, ये किस पे डिपेंड करता है? गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी पे। बात समझ रहे हैं आप? तो सब कुछ तो सरकार ही कर रही है, ठीक। तो सारा चीजें, सारा ढांचा जो है राष्ट्र की शक्ति का, वो पूरा ढांचा जो है वो तो सरकारी है, क्योंकि सब कुछ उसी के आधार पर होगा ना, सरकार कैसी है। बात समझ रहे हैं? तो ये जो सरकार है, यही तो माध्यम है जितने भी शक्ति के तत्व है उसको वास्तविकता प्रदान करने का, रियलिटी में लाने का। भाई आज सेना की ताकत बढ़ रही, कौन बढ़ा रहा है? सरकार बढ़ा रही है। बात समझ रहे हैं आप? ठीक, तो गवर्नमेंट फ्रेमवर्क। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरकार द्वारा जो उनकी पॉलिसीज होती हैं उस आधार पर, या जो उनके संसाधन है उस आधार पर वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। भाई आज हमारे पास संसाधन है तभी तो हमने रफेल खरीदा। कहां से आया पैसा? सरकारी खजाने से ही तो गया ना। पैसा होगा तभी तो रफेल खरीदा, पैसा होगा तभी तो S-400 खरीदा। पैसा ही नहीं होता तो क्या करते? तो देश के सरकार की क्या नीति है, उनके पास क्या संसाधन है, उस आधार पर वो अपनी शक्ति की वृद्धि करते हैं, ठीक। अब सरकार की शक्ति के लिए सरकार द्वारा विदेश नीति हेतु जनमत का समर्थन हासिल करना भी आवश्यक होता है। भाई भाई पब्लिक ओपिनियन में आप, भाई आप कभी भी नोटिस करिएगा, आपकी विदेश नीति जो होती है ना, वो डिपेंड इस चीज पर करती है कि उस वहां की सरकार कैसी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ठीक है, 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आपने देखा हो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि में बदलाव आया। क्यों आया? क्योंकि देश में एक मजबूत सरकार है। देखिए, सरकार मजबूत कैसे होती है? जब सरकार के पास मैक्सिमम परसेंटेज लोगों का समर्थन होता है। हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है भाई, 50% से ऊपर, 272 क्रॉस किया मतलब सरकार बन गई। 50%, भले ही आपने लोगों ने 50% वोट दिया नहीं हो, सीटें आपकी अगर 272 पार कर गई तो आप सरकार में। और 2 बार तो पूर्ण मेजोरिटी की सरकार रही नरेंद्र मोदी जी की, इस बार थोड़ा सा कम रह गया, लेकिन 2 बार तो पूरी मेजोरिटी की सरकार रही। तो डिपेंड करता है कि आपकी सरकार का पब्लिक में क्या परसेप्शन है। जैसे आप अभी पाकिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान में क्या पब्लिक के द्वारा चुनी हुई सरकार है? भाई अगर आप इलेक्शंस के रिजल्ट्स को देखें तो ज्यादातर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत के आए थे, जिसको बैक कर रहे थे इमरान खान की पार्टी।
वो ज्यादा जीत के आए थे। लेकिन हुआ क्या, सरकार किसकी बनी, बाद में कोएलिशन करके बना दिया, कई सारी पार्टियां मिल करके एकजुट होकर के सरकार बना ली। तो उससे क्या उनकी फॉरेन पॉलिसी पर असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, कोई भी सरकार कितनी मजबूत है, वही विदेश की आपकी छवि तय करेगी। भारत की जो छवि बदली है उसमें मोदी जी का पर्सनालिटी तो है ही, लेकिन उनकी पर्सनालिटी को कौन दे रहा है भाई? उनको पावर पब्लिक दे रही है। भाई आज मोदी जी कैसे बन गए? पब्लिक की वजह से। पब्लिक ने उनको वोट दे करके जिताया है। दैट इज वाई इज बिकम पावरफुल। कल किसी और को जिता देंगे, वो पावरफुल हो जाएगा। तो सब कुछ पब्लिक का है, पब्लिक ओपिनियन। और ये डिपेंड करता है आपकी फॉरेन पॉलिसी का, डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है कि आपकी सरकार कितनी मजबूत है और कितनी कमजोर है। कोलिशन गवर्नमेंट के टाइम पर आप देखिएगा, विदेश के लोगों का तुरंत रवैया बदलता है देश के लिए। क्यों? क्योंकि सरकार अस्थिर है भाई। कल कोई पार्टी नाराज हो गई, कल कुछ नाराज हो गए, लो सरकार गिर गई। भाई गारंटी क्या है कि सरकार बनने के बाद क्या जो हमारा जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया ब्लॉक, क्या वो पूरा बना रहेगा? क्या गारंटी है इसकी? ममता जी नाराज हो गई, अखिलेश जी नाराज हो गए, लो गिर गई सरकार। आप बात समझ रहे हैं? तो गवर्नमेंट का स्टेबल होना विदेशी तौर पर अगर देखा जाए तो देश के लिए बहुत जरूरी है, फॉरेन के तौर पर, क्योंकि वो फॉरेन पॉलिसी तय करता है। बात समझ में आ रही है? तो गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क, सरकारी ढांचा, और भाई सरकारी तंत्र मजबूत होगा तो ही काम होगा, तभी आप उस चीज को रियलिटी में ला पाएंगे। ठीक। अगला आता है आइडियोलॉजी। देखिए, जैसे अगर हम बात करें तो हमारे देश की एक विचारधारा है, हम किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाते। हम हर चीज को डिप्लोमेसी से सॉल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं। हाँ, कोई एकदम मजबूर कर दे तो फिर हम ऐसी तैसी भी कर देंगे। हमारा देश इतना पावरफुल है। लेकिन पहले हमारी ये कोशिश रहती है कि डिप्लोमेटिक तरीके से बात हो। ये क्या बताता है? ये आपकी सोच बताता है, आइडियोलॉजी, विचारधारा बताता है। ठीक। इसीलिए आपकी विचारधारा पर डिपेंड करता है कि आपके मित्र कैसे होंगे और शत्रु कैसे होंगे। भाई आज ज्यादातर देश, अगर हम बात करें मैक्सिमम कंट्रीज, इंडिया को भले ही दोस्त माने ना माने लेकिन दुश्मन नहीं मानती। आप बात समझ रहे हैं? भले ही वो दोस्त माने ना माने, दोस्त बहुत सी कंट्रीज मानती है, लेकिन कुछ कंट्रीज अगर वो दोस्त ना भी माने तो भी वो एनिमिटी नहीं रखती भारत से। क्यों? क्योंकि भारत कभी भी किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। भारत अपना देखता है। हम कभी, हमारा तो पहले से शुरुआत से ही ये पॉलिसी रही है, नो अटैक फर्स्ट। हम किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं करते, आज तक नहीं किया हमने इतिहास में। हम किसी की धरती के ऊपर नहीं देखते, गलत नजर नहीं डालते। ये हमारी ताकत है, ये हमारी विचारधारा है। इसीलिए मैक्सिमम देश, हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पर भी आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब रिसेंट में उठा के देख लीजिए, रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, ठीक, एक दिन के लिए सीज फायर किया गया वहां पे इंडियंस को वापस लाने के लिए, क्योंकि इंडियंस उस रास्ते से आ रहे थे। सोच लीजिए आप, ये किस लिए हुआ? ये हमारे देश की विचारधारा की वजह से हुआ है, कि हमारे देश की विचारधारा है। बात समझ रहे हैं? तो हर देश ऐसे देश का सम्मान करेगा जिसकी भारत जैसी विचारधारा। बात समझ रहे हैं? ठीक। अगर पाकिस्तान भी अगर इस तरीके की हरकत ना करे तो भारत उससे भी कभी झगड़ा नहीं करेगा। भारत ने कितनी बार कोशिश करी पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती करने की, कितनी बार कोशिश करी, क्योंकि हमारी विचारधारा वैसी। हम आज भी
हर देश के नागरिकों का सम्मान करते हैं। भारत हमेशा शांति की बात करता है, पीस की बात करता है। क्लियर हो रहा है? तो आइडियोलॉजी जो है वो आपका सपोर्ट या आपका ऑपोजिशन बनती है देशों में। ठीक। और अगला है लीडरशिप। लीडरशिप से मुझे कुछ खास कहने की जरूरत नहीं है। लीडरशिप का पूरा रोल होता है कि एक राष्ट्र के कितनी पावरफुल होगा। वरना एक राष्ट्र का अगर पावरफुल व्यक्ति भी, कोई पावरफुल राष्ट्र में भी अगर लीडरशिप सही नहीं है तो उस राष्ट्र की पावर खत्म होने में टाइम नहीं लगता। क्योंकि कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री। क्योंकि वो पूरे देश के लीडर हैं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो जब भी कभी नेतृत्व एक परिपक्व, मैच्योर, डेडिकेटेड, समर्पित और एफिशिएंट लीडरशिप होती है तो उस देश में प्रोग्रेस और डेवलपमेंट होगा ही होगा। ये लीडरशिप पे डिपेंड करता है। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेतृत्व या लीडरशिप। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगला है डिप्लोमेसी। ठीक। अब देखिए डिप्लोमेसी क्या है, कूटनीति। अब मैंने आपको बताया, हम हमेशा डिप्लोमेटिक चैनल्स खोले रखते हैं, हम बातचीत का रास्ता हमेशा खोलते हैं। क्योंकि जो कूटनीति होती है ना, वो किसी भी देश की विदेश नीति का दिमाग होता है, ब्रेन होता है। किसी भी कंट्री फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी कैसी है। ठीक। जब भी कभी आप डिप्लोमेसी से चीजों को सॉल्व करते हैं तो आपके नेशन को हमेशा बेनिफिट होगा। आप एक बात समझ लीजिए, वॉर इज नॉट अ सॉल्यूशन। अंत में बातचीत ही होती है और वही सॉल्यूशन होता है। इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। और जहां पर भी डिप्लोमेटिक तरीके से चीजें होती हैं वहां पर उस नेशन को बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि लड़ाई से आपको नुकसान होता है। भाई आज रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, कितना नुकसान हुआ दोनों देशों को। सारा सब कुछ खत्म हो गया। यही बातचीत कर लिए होते तो नुकसान नहीं होता। डिप्लोमेटिक तरीके से चीजों का सॉल्यूशन ढूंढ लिया गया होता तो नुकसान नहीं होता। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री आप देखिए किसी भी फॉरेन में मंच पे जाते हैं तो वो हमेशा कहते हैं भारत की सोच क्या है, बातचीत करो भाई, बातचीत से सॉल्व करो, क्या लड़ना है। हमने किया ऑपरेशन सिंदूर, अभी हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, लेकिन लिमिटेड किया। हमने जबरदस्ती लड़ाई नहीं थोप दी। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे देश की। वरना आप सोच सकते हैं कि कितना नुकसान होता। भले ही पाकिस्तान कितना भी छोटा देश हो, पर नुकसान तो आपको करेगा, वो भी करेगा। तो डिप्लोमेसी जो होती है वो जिस भी देश की अच्छी होती है वो देश हमेशा तरक्की करता है, क्योंकि वहीं पर डेवलपमेंट होगा ना भाई। बात समझ रहे हैं? ठीक। तो कूटनीति की कला ही जो है, राष्ट्रीय शक्ति को, तत्वों की अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सकता है, नेशनल पावर को बेनिफिट दिया जा सकता है। क्लियर हुआ ये? ठीक। तो आपको आज राष्ट्रीय शक्ति और उसके घटक कॉन्स्टिट्यूएंट समझ में आए। ठीक। समझ में आया। सबसे पहले हमने डिफाइन किया कि नेशनल पावर क्या होती है, राष्ट्रीय शक्ति अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें की। फिर हमने बात उसके कंपोनेंट्स देखे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग कंपोनेंट्स दिए, और फिर हमने उन कंपोनेंट्स को डिस्क्रिप्शन तरीके से देखा। ठीक। इसका जो इमेजेस हैं या आप स्क्रीनशॉट है वो खींच सकते हैं। ठीक है। तो जितना भी ये नोट्स है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ठीक है। और इसको आप या तो कॉपी में आप नोट्स भी बना सकते हैं पॉज करके चैनल को। ठीक। तो समझ में आ गया आपको ये सारी चीज़ें? ठीक। तो देखिए इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है, ठीक है, कोई भी डाउट अगर आपको है
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए। ठीक, आज हमारा पहला वाला जो यूनिट 2 में जो फर्स्ट स्टैंजा है या फर्स्ट पॉइंट कह लें, 5 पॉइंट है इसमें, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक, तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको मदद मिल रही है हमारे इस चैनल से, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।